दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में टोटल 3 कत्ल होते हैं। कत्ल भी ऐसे कि जब पहला कत्ल हुआ तो सबको लगा कि ये किया होगा। अब इससे पहले कि उस पर डाउट करते, उससे पूछताछ करते, फिर उसका कत्ल हो गया। फिर लगा कि तीसरे शख्स ने किया होगा, फिर उस पर डाउट करते, उससे पूछताछ करते, इससे पहले उसका भी कत्ल हो गया। इन पूरी कहानियों में 3 कत्ल हुए, कातिल अलग अलग, कुछ मामलों में कातिल कॉमन भी थे, सारे लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे, सारे लिंक एक दूसरे से अलग अलग थे। हर कोई अपने कैरेक्टर को जी रहा था और लास्ट में पता चलता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जो था उसने तो अपना गेम कई साल पहले ही शुरू कर दिया था। तो अपने आप में बेहद अजीब और एक तरह से बेहद असमंजस भरी ये कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गुना से। मध्य प्रदेश के गुना में साल 2017 की ये बात है। एक शख्स रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ, जिनका नाम था अंतर सिंह मीना। अंतर सिंह मीना सिंचाई विभाग में पेशे से अधीक्षक। अब सरकारी नौकरी थी तो ठीक ठाक पैसा था, इलाके में ठीक ठाक नाम था। इकलौता बेटा था जिसका नाम था हेमंत मीना। 9th की स्कूलिंग उसने की, उसके बाद हाई स्कूल में गया था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में जाता है तो जाने के बाद देखता है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो बाइक वगैरह से आते हैं, उनका भौकाल होता है। अब ये चीज़ जब हेमंत देखता है तो वो भी अपने फादर से जिद करता है, कहता है कि मुझे बाइक चाहिए। अब पैसे वाला परिवार था, ज़्यादा मना नहीं करते। इसी बीच हेमंत को एक बाइक भी पसंद आ जाती है। उसने सारी चीज़ें चेक की और जब उस मालिक से कहा कि क्या आप बाइक बेचेंगे तो उसने कहा कि ठीक है, 40,000 रुपये में मैं ये बाइक दे दूंगा। अब ये चीज़ जब हेमंत सुनता है तो सुनने के बाद बेहद खुश अपने पिता के पास आता है, कहता है कि मैंने बाइक पसंद की है, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। अब बेटा जब जिद करता है तो बाप बेचारा मना कर नहीं पाता, पैसे की कमी भी नहीं थी। लिहाजा 40,000 रुपये लेके 17 तारीख को यानी 17 मई को अपने बेटे को भेज देता और कहता है कि ठीक है जाओ बाइक लेके आओ। अब ये निकलता है, निकलने के दौरान अपने एक दोस्त को भी लुआ लेता है जिसका नाम था हनी दुबे। लेने के बाद उसके साथ पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब घर वाले इधर इंतज़ार कर रहे हैं कि बाइक लेके आएगा, उसकी पूजा वगैरह करेंगे। लेकिन शाम हो गई और जो हेमंत था वो लौट के नहीं आया। अब शाम हो गई, हेमंत लौट के नहीं आया, परिवार वाले परेशान। पिता बेचारा खोजने निकला, सबसे पहले पहुंच जाता है हनी दुबे के घर, पूछता है कि बेटा कहाँ गया वो। तो ये चीज़ जब हनी दुबे सुनता है तो थोड़ा ताजुब करता है, कहता है कि अंकल वो तो मेरे साथ आया था बाइक लेके, उसके बाद मुझे घर पे छोड़ा और घंटों बीत गए, तब से मैं अपने घर पे हूँ और कायदे से तो उसको घर पे ही जाना चाहिए था, अब कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब ये जवाब जब उसका दोस्त ही दे दिया तो पिता और परेशान, इधर उधर और खोजने निकलता है। घंटों तक कड़ी मशक्क़त, तमाम लोगों से पूछताछ। लेकिन जब कहीं से भी उसके इकलौते बेटे हेमंत मीना का पता नहीं चलता तो कहीं ना कहीं जो अंतर सिंह मीना थे वो परेशान होते हैं और पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाने के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। दर्ज करवाने के बाद अब पुलिस वालों का वही रवैया कि 40,000 रुपये थे, बाइक थी, तो हो सकता है कि दोस्तों के साथ घूमने टहलने निकल गया हो, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर होगा, उसको लेके निकल गया होगा। पुलिस वालों ने यूँ ही मामले को कैजुअली ले लिया और पिता को समझा बुझा के भेज दिया, कहा कि जाइए अभी कुछ घंटों में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम खोजेंगे। पिता भी चला आता है, रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह 18 तारीख को हेमंत के मोबाइल से जो अंतर सिंह मीना थे उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। अब बेटे के फ़ोन से जैसे फ़ोन आया, पिता एकदम खुशी से फ़ोन उठाया पूछने के लिए कि कहाँ हो। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो सामने से कोई दूसरा शख्स बोलता है। सामने वाला शख्स कहता है कि अगर अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो, और अगर नहीं दोगे तो तुम अपने बेटे की लाश भी नहीं पाओगे। अब इकलौता बेटा जैसे पिता ये बात सुनता है फ़ौरन गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि भैया आप जितना मांगोगे दे दूंगा, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। इतना कहने के बाद फ़ोन कट जाता है। कटने के बाद अब पिता एकदम बदहवास सोचने बैठ गया कि 50 लाख रुपए कह तो दिए लेकिन दूंगा कहाँ से। अब परेशान होता है, काफ़ी देर तक सोचता है कि दूँ तो कहाँ से दूँ। लेकिन जब अंत में उसे लग गया कि शायद वो नहीं दे पाएगा तो फिर मजबूरी में उसके पास एक ही चारा था कि वो थाने चले जाए और पूरा वाक़या समझाए। लिहाजा फ़ौरन पिता भागा भागा थाने पहुंचा। पहुंचने के बाद सारा माजरा पुलिस को बताया। अब जब पुलिस इस बात को सुनती है कि लड़का गायब था, उसके बाद अब फ़ोन आया है किडनैपिंग और फिरौती के लिए, तब जाके कहीं पुलिस वालों के कान में जू रहेगा। उन्होंने भी सोचा कि चलो मामला गंभीर है, जाँच पड़ताल करते हैं। तो संजोग से जो फ़ोन आया था वो हेमंत के ही नंबर से आया था। लिहाजा पुलिस वालों ने इस हेमंत के नंबर की लोकेशन खंगालनी शुरू की। अब जब लोकेशन खंगाली तो लोकेशन इंदौर की निकली। पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए रवाना।
लेकिन इधर फिर जांच पड़ताल शुरू कि अगर बेटा गया था तो एक दोस्त भी साथ में था, दोस्त घर पे आ गया, वो नहीं आया तो फिर कहाँ गया। तो फिर जब पिता से बेटे के बारे में पूछताछ हुई कि कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, कैसा नेचर था, किसके साथ ज़्यादा उठना बैठना था, तो फिर पिता ने कहा कि मेरे बेटे के 5 दोस्त थे और मेरे बेटे की दुनिया में और कोई नहीं था इन 5 दोस्तों के अलावा। उनमें से 5 के नाम, एक का नाम हनी दुबे, दूसरे का नाम ऋतिक, तीसरे का नाम लोकेश, चौथा हेमंत खुद था और 5वां एक और लड़का, यानी टोटल 5 नाम। इन्हीं 5 के अलावा मेरा बेटा ना किसी से मिलता था, ना ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता, इन्हीं के साथ घूमता फिरता, इन्हीं के साथ पढ़ने जाता, तमाम चीज़ें इन्हीं के साथ करता। अब एक टीम इंदौर के लिए रवाना हुई। इधर जब पुलिस वालों को पता चला कि 5 ऐसे दोस्त हैं जो हर चीज़ में साथ देते हैं, तो उन्हें लगा कि चलो अब दोस्तों से ही पूछताछ कर लें, क्या पता कुछ पता चल जाए। लिहाजा पुलिस वाले एक एक करके दोस्तों से मिलना शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेश से मिलते हैं, उसके बाद फिर हनी दुबे से मिलते हैं, साथ ही उस तीसरे लड़के से मिलते हैं। अब तीनों लड़कों से मिलते हैं, उनके बारे में पूछताछ करते हैं कि मिला था नहीं मिला था। तीनों लड़के अपने अपने हिसाब से अपना बयान देते हैं, लेकिन एक चौथा लड़का था जिसका नाम था ऋतिक, वो गायब था। अब जैसे ही ये जानकारी पुलिस वालों को लगी कि ऋतिक गायब है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के जहन में 2 चीज़ें आई, या तो ऋतिक भी किडनैप हुआ है या फिर ऋतिक ने ही किडनैप किया है। क्योंकि अगर ऋतिक का कोई हाथ नहीं, इस केस में ऋतिक का कोई मतलब नहीं, तो ऋतिक कहाँ गायब हो गया। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सोचते हैं तो पुलिस वालों की जो शक की सुई थी अब एकदम ऋतिक के ऊपर आके टक गई कि बस ऋतिक ही है जो सब कुछ कर रहा, ऋतिक ही इस मामले में दोषी है। पुलिस वाले अब ऋतिक की तलाश में जुटते हैं, सारा इल्ज़ाम उठा के ऋतिक के सर पे डाल देते हैं। लेकिन ये सारा खेल अगले ही 24 घंटे में पलट गया। दरअसल 18 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई, ऋतिक का नाम आया। 19 तारीख को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अब डेड बॉडी की सूचना जैसे मिली, पुलिस की टीम वहाँ भागी भागी पहुँची। पहुँचने के बाद जब बॉडी देखती है, कब्जे में लेती है, बॉडी की शिनाख्त कराती है, तो पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं, ऋतिक की ही है। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले फिर परेशान कि शक की सुई ऋतिक पे थी। अब ऋतिक की बॉडी मिल गई, हेमंत गायब। अच्छा, इधर जब ऋतिक की बॉडी मिली तो हेमंत के फादर भी बेचारे घबरा गए। पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया, एक लड़का मर गया, दूसरा मेरा बेटा गायब है। तो फिर पुलिस वालों को अब एक चीज़ और लगने लगी कि हमारा डाउट था कि ऋतिक इन्वॉल्व है। अच्छा, जहाँ पे ये बॉडी मिली ऋतिक की, उस क्राइम सीन को जब बाकायदा चेक किया गया तो वहाँ पे हेमंत का फ़ोन भी मिल गया। तो जब हेमंत का फ़ोन मिला तो सारी थ्योरी लगभग क्लियर हो गई कि पहले फ़ोन ऋतिक ने किया, ऋतिक ही किडनैपर है, बाद में ऋतिक को भी किसने मार दिया, हेमंत उसके साथ है। तो पुलिस वालों को अब लगा कि चूंकि अब एक दोस्त इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है बाकी और 4 दोस्त या 3, एक और गायब है तो बाकी 3 दोस्त और इन्वॉल्व है, यानी जो लोकेश लोढ़ा और एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा था और तीसरा हनी दुबे। अब ये थ्योरी जब निकल के सामने आई तो पुलिस वालों ने अब सोचा कि हनी दुबे से तो हमने पूछताछ कर ली, लोकेश लोढ़ा से पूछताछ करते हैं। अब लोकेश लोढ़ा से जब पूछताछ करने गए, पता चला लोकेश लोढ़ा भी गायब। अब पुलिस वालों को लगा कि जाहिर सी बात है कि लोकेश लोढ़ा और ऋतिक ने सारा कांड किया है। इसके बाद अब ऋतिक कुमार के सारी चीज़ें लोकेश अपने ऊपर हथियाना चाहता था कि 50 लाख रुपए जो एक्सटॉर्शन मनी मिले, वो 50 लाख रुपए लोकेश लोढ़ा खुद रख ले। पुलिस वालों ने अब अपनी शक की सुई लोकेश लोढ़ा के इर्द गिर्द घुमा दी। अब यही लगा कि लोकेश लोढ़ा को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद पूछताछ करेंगे, इकबाल जुर्म कर लेगा, सारा मामला पानी की तरह साफ। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, लोकेश लोढ़ा के बारे में पता करते हैं, परिवार से मिलते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि कहाँ जाता था, कहाँ था। लेकिन इस बार फिर 24 घंटे में पूरा खेल पलट गया। दरअसल 24 घंटे बाद पुलिस वालों के पास फिर से एक फ़ोन आता है। फ़ोन एक भट्टे के पास से था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद वहाँ भी एक डेड बॉडी मिली, और जैसे ऋतिक की बॉडी मिली थी कि ऋतिक की बॉडी पे जलने के निशान, कट के निशान, सेम वैसी बॉडी ये भी थी। अब इस बॉडी की जब शिनाख्त कराई गई तो पता चला ये कोई और नहीं, लोकेश लोढ़ा था। अब पहला शक हुआ ऋतिक के ऊपर, अगले दिन उसकी बॉडी मिली। दूसरा शक हुआ लोकेश लोढ़ा के ऊपर, अगले दिन उसकी बॉडी मिली। पुलिस वालों के इस चीज़ को देखने के बाद एक तरह से हाथ पांव कांप गए कि हम तो जिस पे डाउट कर रहे हैं अगले दिन उसकी बॉडी मिल रही, तो ये क्या मामला है। इधर हेमंत का कुछ अता पता नहीं, पुलिस वाले उसके लिए परेशान। तब तक ये मामला मीडिया और बाकी लोगों में पहुंच गया कि इस तरह से पुलिस वाले जिस पे डाउट कर रहे हैं उसकी अगले दिन डेड बॉडी मिल रही। 3 मर्डर हो गए, एक गायब, 2 मर्डर हो गए, एक गायब है। तीनों मामले आपस में इंटरलिंक है। तो मीडिया ने भी बातें करना शुरू की, आसपास के लोगों ने भी बातें की, पुलिस पे ऊपर से भी प्रेशर आ गया कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाओ। तो अब क्या करें। उसके बाद फिर उस चौथे लड़के को उठाया, उससे पूछताछ हुई।
उन्हें लगा कि हो सकता है यही कुछ जानता हो। तो जब उस चौथे लड़के से पूछताछ हुई, साथ ही सारे शक की सुई उस चौथे लड़के पे ही घुमा दी गई। तो फिर उसने सबूत देना शुरू किया कि इस तारीख को मैं यहाँ था, 18 तारीख को यहाँ था, 19 तारीख को यहाँ था, 20 तारीख को यहाँ था। पुलिस वालों को लगा कि अभी ये क्या है। चौथे लड़के पे शक किया तो वो भी बाइज्जत बरी, वो तो ऐसे ऐसे सबूत दे रहा कि अब सारी थ्योरी फेल हो जा रही। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, अब जांच पड़ताल का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। पुलिस वालों ने अब ये पता करना शुरू किया कि इन परिवार का कॉमन दुश्मन कौन है। ये पता किया, फिर ये पता किया कि इस परिवार के जो इतने लोग हैं कॉमन फ्रेंड कौन है। इनका क्या कभी किसी से झगड़ा हुआ था, इनका कभी किसी से मैटर कुछ। यानी अब तमाम तरीके की छानबीन, तमाम तरीके की पड़ताल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई गवाह नहीं। इधर पुलिस वाले जब तमाम तरीके की जांच पड़ताल कर रहे थे, साथ ही अब चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका था, तो पुलिस वालों ने अपने मुखबिर भी एक्टिव कर दिए। अपने लोगों को लगाया, आसपास के इलाकों में पता किया कि बाकी दोस्त का नेचर कैसा था, बाकी चीज़ें कैसी हैं। तो इन्हें दोस्तों में से और बाकी तमाम मुखबिरों में से एक मुखबिर एक इनपुट देता है और कहता है कि साहब एक काम कीजिए, आपने सबसे तो सख्ती से पूछताछ की, लेकिन एक बार आप हनी दुबे की माँ से भी पूछताछ कीजिए, पूनम। जहाँ तक उम्मीद है कि जो उसकी माँ है वो कुछ बता पाएगी, क्योंकि कुछ करीब थी वो हेमंत के। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पहले तो उन्हें अजीब लगा कि दोस्त की माँ है, करीब है, तो उसमें क्या वो बता पाएगी, हो सकता है बेटे बराबर मानती हो। लेकिन मुखबिर के बताने का जो अंदाज़ था, उस अंदाज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लग रहा था कि यहाँ छुपी हुई है। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा कैसे करीब। तो फिर उसने कुछ बताया, जो मुखबिर था। अब जब मुखबिर ने कुछ बताया तो फिर पुलिस वालों ने अपने जो जांच पड़ताल का पूरा दायरा है, जो शक की सुई है, वो तमाम चीज़ें अब पूनम और उसके बेटे हनी के इर्द गिर्द घुमा दी। इन तमाम लोगों को ऊपर एक तरह से सर्विलांस लगाया, इनकी एक्टिविटी पे नज़र रखी, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, लास्ट टाइम कहाँ थे। और अंत में जब तमाम तरह के सर्विलांस लगाया और कुछ चीज़ें मिली, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब एक काम करते हैं, अब इनसे भी एक बार पूछताछ करते हैं। लिहाजा अंत में कई दिनों बाद फिर हनी दुबे और उसकी माँ को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करके थाने लाते हैं। लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो फिर इन दोनों ने अपनी पूरी कहानी, पूरी दुखाड़ी एक तरह से रोना शुरू किया कि हमारा कोई वास्ता नहीं, हम इस केस में एकदम पाक साफ हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस वाले थे कि अब बातों का लहजा, बोलने का अंदाज़, तमाम चीज़ें पहचान रहे थे। तो फिर उन्होंने सख्ती बरतनी शुरू की। और जब सख्ती बरतनी शुरू की तो फिर एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई, जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कोई आदमी एक एक कैरेक्टर को कैसे जी सकता है। यहाँ पे कत्ल हुआ, जो कातिल थे वो अपने कैरेक्टर को जीते जीने के बाद उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। यानी बड़ी ही अजीब कहानी। दरअसल जब पुलिस वाले पूछते हैं तो कहानी कई साल पहले पहुंच जाती है, जब हनी दुबे की माँ का तलाक हुआ था। तलाक होने के बाद हनी दुबे अपनी माँ के साथ अकेले रहा करता, ज़्यादा पैसे नहीं थे, जैसे तैसे गुजारा होता। इसी दौरान हनी दुबे की जो संगत थी वो कहीं ना कहीं फिर अलग अलग लोगों से गलत तरीके से होने लगी। अब ये चीज़ जब माँ देखती है तो देखने के बाद चूँकि अगल बगल सबके मकान, तो माँ कहती है कि अगर तुम्हें संगत ही रखनी है तो तुम ऐसे घटिया लोगों से क्यों रखते हो, अच्छे लोगों से रखो, अच्छे लोगों से बातचीत करो। तुम्हें संगत ही रखनी है तो तुम हेमंत से रखो, अच्छे खासे घर का है, पढ़ने लिखने में अच्छा है। अब माँ ने मोटिवेट किया, हनी को भी बात समझ में आ गई। हनी को भी लगा कि चलो ठीक है, उसी से दोस्ती करते हैं। लिहाजा अब हनी और उसके बीच दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हुई तो फिर हेमंत हनी के घर अक्सर आता जाता। लेकिन बाद में एक चीज़ और पता चली, इस माँ ने यानी पूनम ने जो अपने बेटे को दोस्ती के लिए भेजा था, वो भेजा अपने एक मतलब के लिए था। दरअसल ये पूनम चाह ही रही थी कि हेमंत घर पे आए और फिर इन दोनों के बीच बातचीत हो, यानी अपने ही बेटे को मोहरा बना के उसने भेजा था। जब दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई तो फिर हेमंत का जब घर पे आना जाना हुआ तो फिर इस महिला ने हेमंत के ऊपर अपना जाल फेंकना शुरू किया। अब नई उम्र का लड़का, जब इसने जाल फेंका तो वो समझ पाया नहीं, फिसलता चला गया, महिला के काबू में हो गया। कहीं ना कहीं महिला भी उसे कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें करती, उसके साथ ऐसी संबंध बनाती कि नया नया खून, नई नई चीज़ें, उसे भी सब अच्छा लगने लगा। इस महिला के लिए वो पागल, अब लगातार वो मशक्क़त उसके लिए करने लगा कि कहाँ से क्या ला के दे दूँ, और महिला का यही प्लान था। अब महिला लगातार उससे पैसे मांगती, कभी कुछ और मांगती, कभी खाने पीने की चीज़ें मंगा लेती, कभी कुछ और करती, कभी कुछ और करती। अच्छा, इसी बीच एक चीज़ और हुई थी। हनी की एक स्कूटी थी, उसको हेमंत लेके दोनों जा रहे थे। पुलिस वाले रोकते हैं, चालान काट देते।
इस पे फ़ौरन ये महिला अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, उस पुलिस वाले को डांटती फटकारती है। इससे हेमंत भी इम्प्रेस किया, यार गजब महिला है, चालान पे हम लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, ये पता नहीं ऐसे कैसे लेडी डॉन की तरह बात कर रही। अब ये तमाम चीज़ें जब होती रहती हैं तो हेमंत इसके करीब आता रहता है, दोनों के बीच अक्सर मुलाकात होती, रिलेशन बनते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें जब हद से ज़्यादा हो गई तो फिर इस बारे में भनक हनी दुबे को लग गई। अब हनी को जब भनक लगी तो हनी कुछ कर नहीं सकता था, अपनी माँ को क्या बोले। इसी दौरान फिर बाइक लेने की बात हुई, हनी जाता है। जाने के बाद जब ये लोग बाइक ले लेते हैं तो फिर हनी बुलाता है सबको, ये भी बुलाता है हेमंत। अब सारे दोस्त जाते हैं, ये होता है कि चलो पार्टी करें, तो सारे दोस्त में जो लोकेश लोढ़ा और ऋतिक थे ये दोनों तो पहुंच जाते हैं। हेमंत की बाइक ही थी, हनी भी साथ ही गया था, लेकिन जो पांचवा दोस्त था जो सीधा साधा था, जो ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं कर रखता था, वो नहीं जाता। अब वो नहीं जाता, ये चार लोग वहाँ पे अकेले, फिर बियर वगैरह पी गई। पीने के बाद फिर हनी का जो गुस्सा था वो जाग गया कि ये मेरे माँ के साथ रिलेशन में है। फ़ौरन उसी बियर की बोतल से वो अटैक करता है और अटैक करने के बाद वहीं पे मार डालता है। मारने के बाद अब फ़ौरन अपनी माँ को इत्तला करता है कि माँ मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिया। अब माँ यहाँ से अपना पूरा रोल अदा करती है, कायदे से माँ उसको समझाती, डांटती, फटकारती, कुछ और करती या फिर डर जाती, लेकिन माँ तो एकदम वेल ट्रेंड। फ़ौरन कहती कि एक काम करो, बाइक से पेट्रोल निकालो और सबसे पहले बॉडी जला दो। फ़ौरन पेट्रोल निकाला गया, हेमंत की बॉडी जला दी गई। अब चूंकि वहाँ पे दो चश्मदीद और दो लोग और थे, एक ऋतिक एक लोकेश, फ़ौरन वहाँ पे माँ पहुँच जाती पूनम। पहुँचने के बाद इन दोनों को लालच देती और कहती कि काम है, मर्डर तो हो गया लेकिन इस लाश से भी पैसा कमाया जा सकता है और 85 लाख मिलेंगे। अब ये चीज़ जैसी ये लोग सुनते हैं तो गरीब घर के बच्चे, आंखों में डॉलर की चमक, फ़ौरन कहते हैं कि क्या करना होगा आंटी। वो हेमंत का मोबाइल निकालती, ऑफ करती, ऋतिक को देती और कहती कि काम करो, निकल लो तुम, जाओ इंदौर, वहाँ से पैसे मांगना और पैसे मांगने के बाद फिर वहाँ से फ़ोन बंद करके वापस आ जाना, ताकि पुलिस अगर पकड़े भी तो इंदौर जाके ढूंढे। ऋतिक सेम ऐसा ही करता है, जाता है, धमकी देता है। लेकिन इसी बीच जो लोकेश था उसके मन में कुछ दिक्कत आ जाती है, उसे डाउट होने लगता है और कहता है कि तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे सारे पैसे तुम अपने जेब से दो, और अगर नहीं दोगे तो मैं सारा माजरा पुलिस को बता दूंगा। इधर पुलिस वाले पूछताछ कर ही रहे थे, छानबीन कर ही रहे थे। तो अब जब ऋतिक उधर गया है, इधर ये कहने लगा, तो फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया कि अब ये दिक्कत दे रहा। ऋतिक वापस आता है, आने के बाद फिर प्लान बनता है, लोकेश को उसी स्कूटी पे लेके जंगल जाया जाता है और लोकेश को भी बहला फुसला के जब सुनसान जगह पे लोग पहुँचते हैं तो फिर लोकेश को भी मार दिया जाता है। अब वहाँ पे लोकेश को मारा गया, ऋतिक, सनी, हनी और उसकी माँ पूनम तीनों मौजूद। अब इन दोनों के जहन में एक चीज़ और आई कि एक चश्मदीद को मार दिया, एक और बचा है, अगर इसको भी मार दें तो पूरा मामला क्लियर, कौन फिर बचेगा सबूत के तौर पे। आंखों ही आंखों में माँ बेटे में इशारा हुआ और इसको भी मार दिया गया। यानी प्लान पहले बना था कि पैसे ऐंठने, फिर बेटे ने तैस में कत्ल किया, कत्ल में माँ ने फिर सबूत मिटाने में सपोर्ट किया, उसके बाद फिर सबूत जब मिटा दिए तो फिर जो चश्मदीद थे उनको भी मार दिया गया। अब ये तमाम थ्योरी, तमाम पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सबसे पहले पूछते हैं कि हेमंत की बॉडी कहाँ है। ये बताती है, 27 तारीख की बात है। बताने के बाद पुलिस की टीम वहाँ भागी भागी पहुँची, बॉडी बुरी तरह डिकम्पोज, जैसे तैसे करके अधजली लाश हो भी बुरी तरह डिकम्पोज उसको लाती है। परिवार वालों को शकल दिखाई नहीं दिखाई, अंतिम संस्कार कर दिया गया, फिर सारी चार्जशीट बनाई गई, मामला कोर्ट में गया। अब जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद भी वहाँ पे एक खेल खेला गया। पहले ये हुआ कि इसको नाबालिग प्रूव कर दिया जाए, उसको लेके भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हुई। चूँकि लड़के की उम्र जो थी हनी दुबे की, वो 16 साल कुछ महीने थी। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया और जिस हिसाब से पूरा ट्रायल चला, 5 साल का पूरा ट्रायल अभी तक लोअर कोर्ट में हुआ, तो जब ये पूरा ट्रायल चला तो चलने के बाद जो वहाँ के जज साहब थे जुवेनाइल जस्टिस के, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इसने प्लान किया, जिस हिसाब से इसकी उम्र है, नाबालिग की श्रेणी में रखना कहीं ना कहीं नाबालिगों का ही अपमान होगा, इसलिए इसके ऊपर अब एडल्ट ट्रायल होगा, यानी बालिग वाला ट्रायल। अब एडल्ट ट्रायल शुरू हुआ। उसके बाद जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगस्त साल 2022 की बात है जब इस केस में फैसला आया और इन दोनों को लोअर कोर्ट का, यानी मध्य प्रदेश की लोअर कोर्ट का जो गुने की कोर्ट है, उसका फैसला आया और कहा गया कि इन दोनों को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलती है। बहरहाल इन्होंने हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है चूँकि 3 मर्डर हुए हैं और जब मर्डर प्रूफ हो जाता है तो फिर चाहे जो कोर्ट हो एक ही सज़ा देती है और एक ही सज़ा का प्रावधान है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट।
तो बड़ी अजीब सी कहानी थी कि प्लान कुछ और बना, सब लोग अपने कैरेक्टर को जी रहे थे, सब अपने फ़ायदे में थे। बेटे ने तैश में कत्ल किया, माँ ने लालच में संबंध बना लिया, दो दोस्त लालच में आ गए, एक दोस्त ने सबूत मिटाने में कत्ल कर दिया। ये तमाम तरीके की हौच पौच। लेकिन जब ये केस हुआ था तो कहीं ना कहीं पूरा मध्य प्रदेश एक बार दहल उठा था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।